So today we are going to start the Maxwell's equations. So based on the work of Maxwell's in 1865, has introduced the concept of displacement current and studying all the phenomena related to electrostatics, electricity, and magnetism. He formulated four set of equations. These four set of equations, which all together describes all the electromagnetic phenomenon, are called Maxwell's equations. So Maxwell's equations basically हैं क्या? फोर इक्वेशंस का वो सेट जिसके थ्रू हम सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. उन चारों इक्वेशंस को हम टुगेदर बोलते हैं क्या? मैक्सवेल्स इक्वेशंस. इसमें सबसे पहली आती है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसने एक्चुअल में क्या किया, जिन जिन लोगों ने जो जो काम किए उन सभी को इकट्ठा किया और एक जगह पे ला करके रख दिया, और खुद का एडिशन इसने कहाँ पे कर दिया था? एम्पियर सर्किटल लॉ. तो वहां पे वो मॉडिफाइड फॉर्म. तो उसने बता दिया कि ये सारी क्योंकि अब एक दूसरे से लिंक्ड चल रही हैं, तो इस वजह से इन चार इक्वेशन जो लिखने वाला उनको क्या बोलेंगे हम? मैक्सवेल्स इक्वेशंस. सो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये फर्स्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं. ये क्या बोलती है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, that is E dot ds is equal to sigma q upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught of total charge enclosed by the surface. ठीक है, ये पढ़ा था हमने. ये वन ऑफ द इक्वेशन है मैक्सवेल्स की. ठीक है, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की E dot ds क्या होता है? 5. So the electric flux passing through any closed surface, close बना रखा है, close integration. So any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by that surface. This is first. Second law. Second law क्या बोला जाता है? Gauss's law of magnetism. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई. Gauss's law of मैग्नेटिज्म. ये क्या बोलता है? द टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फाई इक्वल्स टू चलता है. सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट डी एस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई. वेरी गुड. चांटे खाओगे? 4 0. क्या होता है ये? डीएस क्या है? एरिया है ना. और एम्पियर सर्किटल लॉ किस पे आता है? लाइन इंटीग्रेशन. सरफेस एरिया. जब हम एरिया की बात करते हैं तो किसी एरिया में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटकमिंग होगा. और क्योंकि क्लोज लूप बनता है, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ये मैंने एक सरफेस बनाई तो मान लीजिए या तो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर टाइप का चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या माइनस. तो या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस बाहर निकल रही होंगी या फिर अंदर आ रही होंगी. ठीक है. सो एट ए टाइम एक सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या तो निकलेगा या एंटर करेगा, या तो आउटगोइंग होगा या इनकमिंग होगा. दोनों में से एट ए टाइम एक ही होगा. ठीक. किसी ने कहा सर दोनों में प्लस माइनस भर दे दो तो फिर नेट चार्ज ही 0 है, तो फिर भी ये वैलिड रहेगा. तब आप सिग्मा क्यू 0 कर दोगे तो उस कंडीशन में ई डॉट डी एस 0 आएगा. लेकिन जब मैग्नेट की बात की जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलरली बाहर जाती है सरफेस से और परपेंडिकुलरली एंटर करती है. और कैसा लूप बनाती है? तो एक लाइन जा रही है और एक लाइन ही एंटर कर रही है.
सो इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों इक्वल हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं हम और एक नेगेटिव लेते हैं। आउटगोइंग को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इनकमिंग को नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होने के कारण, क्लोज लूप बनने के कारण हमेशा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेट का कितना होगा, जीरो होगा। तो ये इसके थ्रू जो भी क्लोज सरफेस चल रही है उसके थ्रू क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। और दिस इज द रिजल्ट कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये रिजल्ट क्या बता रहा है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मोनोपोल हो जाता है इसकी तरह से, जैसे या तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एग्जिट कर रहा हो या सिर्फ नेगेटिव चार्ज एग्जिट कर रहा हो, तो फिर ये जीरो नहीं आता। ये जीरो आने का मतलब इधर है कि एक तरफ नॉर्थ पोल पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, एक तरफ साउथ पोल नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, एक तरफ इनकमिंग और एक तरफ आउटगोइंग साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक ऐसे जैसे इसको अगर मैं क्लोज बना दूं तो नेट चार्ज क्या हो गया, तो नेट मैग्नेटिक चार्ज एक तरह से जीरो चल ही रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। दैट्स वाई ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो। या ये जीरो है तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, और यही नेचर में पाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट, तो दिस इज अनदर मैक्सवेल्स इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि जीरो क्यों लिखना है और इसको जीरो क्यों नहीं लिखना। ये दो इक्वेशन चलेगी एरिया पर बेस्ड। डीएस वेक्टर क्या बता रहा है, एरिया एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड कौन सी होती है, अभी हमने ई डॉट डीएस कर दिया, अब डीएल की बात कर लेंगे। ठीक है, वो डीएल कौन डिफाइन करता है, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या बोलता है साहब, बोलो, व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई? The change in magnetic flux, the rate of change of magnetic flux will be equal to the induced EMF. तो बताना क्या ये सही है क्या अगर इसको ऐसा लिखा जाए, the line integration of E dot dl is equal to d phi E upon dt माइनस ऑफ, अब माइनस अभी फिलहाल लगाओ मत लगाओ, डज नॉट मैटर, बाकी माइनस डी फाई बाय डी टी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन, होगा कि नहीं होगा, बोलो ना हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ नहीं, रीजन, हाँ भाई रीजन क्यों नहीं होगा, पढ़ के आई हो, पढ़ कर के आई हो क्या, पढ़ के आई तब बता रही हो, पढ़ के आई थी, आज पढ़ा था, तो पहले पढ़ा था, वेरी गुड, गलत है, देखो इधर, ई डॉट डी एल है ना, सिंपल फॉर्म में अगर इन दोनों को एक ही अलॉन्ग मान लो तो ये बना ई डी एल। ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि ईएमएफ। मैं ईएमएफ को ऐसे बनाता हूं घुमा करके, इसलिए ईएमएफ होता है वोल्टेज। ये ई डी एल क्या, ई इंटू डी बन रहा है, वेग, v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो ये बाहर आ जाएगा, डीएल का पूरा ईएल हो गया, ईएल क्या हो गया, ये देखो, ये प्लस ये माइनस माइनस माइनस, क्या ये लेंथ कहला रही है ई के बीच की, ई वेक्टर इधर है, एल वेक्टर इधर है, ई एल कॉस जीरो, ई डी एल कॉस, डी एल पूरा एल बन गया, ई एल क्या हो गया, ईएमएफ। बैटरी हो गई कि नहीं होगी प्लस माइनस वाली, बन गई ना प्लस माइनस वाली बैटरी। वो क्या जनरेट करती है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज क्या होता है, वी या ई,
तो यहां क्या लेते हैं हम, इंड्यूस ईएमएफ, किसकी वजह से, whenever there is a change in इलेक्ट्रिक सॉरी मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever there is change in magnetic flux, EMF will be induced. E is equals to minus d phi by, तो ये E है या नहीं है, ये E EMF है, ये E डॉट डी एल इसी का दूसरा फॉर्म है, V इज इक्वल्स टू ई डी वाला, समझ में आया, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ EMI, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is equal to the induced EMF linked with the coil or conductor, that is the line integration of closed surface of E dot dl will be equals to minus d phi by dt, ठीक है। सो बेसिक रिलेशन ये होता है, V is equals to dV upon dx is equals to E, या E is equals to dV upon dx, तो dV is equals to E dx, या dV upon dr पढ़ रखा है ना, माइनस ऑफ dV upon dr, तो dV is equals to minus E dr, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये आ गया, ये रहा E dr, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ EMI, है ना, इसी है ये बेसिकली पूरा का पूरा इंड्यूस EMF। फोर्थ इक्वेशन जो कहलाती है क्या, मॉडिफाइड, वेरी गुड, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, या इसी का दूसरा नाम मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। क्या क्या दी थी इसने, कहां गया, हाँ भाई, व्हाट वाज द इक्वेशन डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, जल्दी, B dot dl is equal to बोलो, mu naught I total dl, the line integration of magnetic field through a closed surface is equal to mu naught times of total current, and total current was the sum of IC plus ID, and ID was epsilon naught d phi E upon dt. So in general, in books generally this last would be written as mu naught IC plus mu naught epsilon naught d phi E upon dt. तो ध्यान रखना है, B डॉट डी एस 0 होता है, ये B डॉट डी एल है, दो आएंगे ds के यानी कि एरिया के, और दो हैं लेंथ के, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। दो बताते हैं किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं, ये इनमें रेट ऑफ चेंज को डिफाइन कर रहे हैं। ये तो है फाई ई, ये इसकी फाई ई की रेट है, ये है फाई बी, ये फाई ई की रेट है, यानी कि उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। सो बी डॉट डी एल या ई डॉट डी एल कब आ रहा है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, समझ में आता है। तो दो अब याद रहेंगे ये चार इक्वेशन, 100% इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्टली, है ना। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, कितनों को समझ में आ गई है। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सवेल प्रेडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में लिख रहे हैं ईएम वेव्स। तो कि मैक्सवेल्स का प्रेडिक्शंस क्या रहा, तो फैराडे बोलता है, क्या बोलता है फैराडे, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमएफ, या ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीजें उसने अराउंड कब डिस्कस करी, 1865, मैक्सवेल की बात चल रही। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे ये कहता था, है ना, ये मैक्सवेल है भाई 1865। अकॉर्डिंग टू फैराडे, अगर कोई चेंजिंग या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो प्रोड्यूस करता है क्या, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ई अगर ईएमएफ है तो ईएमएफ पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही से, ठीक है। तो ये ई तो लिख रखा है ईएमएफ। चेंजिंग बी बोले तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना टाइम के साथ। ये प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने क्वेश्चन पूछा था, देन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स क्या होना चाहिए कि अगर वेरिएशंस हो, यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, देन इट शुड क्या करना चाहिए, इट शुड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड गिव मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका आर्ग्यूमेंट था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाने पर क्या आ जाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आ जाना चाहिए। तो ये उसने शो कर दिया। तो मैक्सवेल ने बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का को इंट्रोड्यूस करके उसने क्या बोला कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसकी प्लेट्स के बीच में एक क्या है, ईएमएफ। जब तक ये सीडी है तब तक हमें यह मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि पहले इनिशियली 1 चार्ज था, फिर 2 चार्ज, फिर 3 चार्ज, फिर 4 चार्ज, दोनों तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नजर आने लगा। चेंज नजर आया तो इसके कॉन्सेप्ट से इसमें एक क्या प्रोड्यूस हो चुका था, दिख रहा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, इन प्लेट्स के पैरेलल। ये जो सर्कुलर पैटर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ, द प्लेन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वाज सर्कुलर एंड पैरेलल टू द प्लेट्स, जबकि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या है, प्लेट्स के परपेंडिकुलर। आईडी इधर है और क्लियरली ई भी इधर की तरफ ही है, इसका मतलब ई की डायरेक्शन प्लेट्स के परपेंडिकुलर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन की डायरेक्शन प्लेट्स के पैरेलल में। ठीक, कहां से आया ये मैग्नेटिक फील्ड, आईडी इधर जनरेट हो रही है, तो राइट हैंड थंब रूल, हम अगर फिंगर्स घुमाएंगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया। तो उसने कहा देखो हो रहा है, और यहां से फिर
ये कुछ चीजें समझ में आई कि ऐसा होने पर नया रिजल्ट क्या मिल रहा है, एंड क्लियरली E and B was perpendicular to each other. दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो उसने कहा कि यार यही पहली चीज, यही बेस है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ऑसिलेशन, यानी कि वेव्स के ऑसिलेशन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स की टर्म्स में ली जाए, उनकी बात वेव्स की वेव्स ही होती हैं बेसिकली, तो उनके ऑसिलेशंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो एक नई वेव का जनरेशन होता है। उस नई वेव के जनरेशन को ही बोलते हैं, उस नई वेव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे बोलते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी इधर है, v1 वेक्टर या f1 वेक्टर, f2 वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये आई कैप, ये जे कैप है ना, ऐसे इधर आएगा। मैंने बोला एक वेव इधर जा रही है, एक वेव इधर जा रही है, तो इनका रिजल्टेंट वेव किधर जाएगी। अब ये तो ही इस तरीके से प्लेन के अंदर बताई। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये था रिजल्टेंट केवल वेक्टर्स का। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से वेक्टर्स जो प्लेन के अंदर ही होते हैं, उनका कुछ वेक्टर प्रोडक्ट करके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मिल जाता है। तो ईएम वेव्स कुछ इस तरह से जनरेट होती हैं कि अगर एक फील्ड के ऑसिलेशन एक्स डायरेक्शन में हो, एक के जेड डायरेक्शन में हो, तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर चल रही होती है, यानी कि वाई डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो ईएम वेव किधर जाएगी, एक्स डायरेक्शन। तो इन्होंने ये करके देखा कुछ वेव्स को। अच्छा, और बाद में ये भी पता चला कि जो लाइट है वो खुद कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की। लेकिन लाइट के जो एक्सपेरिमेंट थे वो कर नहीं पाए। रीजन, इतना सेंसिटिव या इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻14 हर्ट्ज होती है, 10⁻14 हर्ट्ज के रेंज की होती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या जो डिवाइसेस अवेलेबल है वो 10⁻11 हर्ट्ज तक के लिए अवेलेबल थे। तो उसको डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करा। लेकिन बहुत सारी वेव्स है ना, लाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ईएम वेव्स। क्यों, क्योंकि लाइट भी किससे मिलकर के बनी है, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दूसरी वेव्स को कर लिया। तो हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट किए 1885 में, जिसमें उसने बताया रेडियो वेव्स को लेकर के उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसके थ्रू उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर उसने यही काम किया, एक ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन भेजे जेड डायरेक्शन में, और उसको एक नेट रिजल्टेंट वेव, इन दोनों की रिजल्टेंट वेव मिल रही थी इंडिपेंडेंट एक्स डायरेक्शन में। इसी वेव को नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया थोड़ा कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। अच्छा साहब, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर डिफाइन करें, हम डिफाइन करना चाहते नहीं, अगर हमने जो नॉलेज ली है इस बेस पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। What could be the definition of electromagnetic waves? Electromagnetic wave is that wave in which electric field oscillations and magnetic field oscillations are perpendicular to each other. Then a new wave generates which propagate in the perpendicular direction of both the variation fields. ठीक है, फिर से, an electromagnetic wave is that wave in which the oscillations of electric fields and magnetic fields are mutually perpendicular to each other. Then a new wave generates or propagates which propagates in the perpendicular direction of both the
electric fields and magnetic fields oscillations, and its frequency should be equal to the source of frequency through which electric fields and magnetic fields would be generated. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कहीं से आए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं से आए होंगे, तो इसका एक एग्जांपल लिया गया कि कैसे ले सकते हैं इसका एक एग्जांपल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिया गया चार्ज के थ्रू। अब ऑसिलेटिंग, तो चलो पहले एक ये बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन। जब चार्ज है हमारे पास, तो चार्ज पे ही सारी चीजें हो रही है अभी तक की। चार्ज था सबसे पहले रेस्ट पर आया, तो सिर्फ कौन से फेनोमेनन जनरेट हुए? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिर्फ, उस टाइम पे कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही चार्ज आया मोशन में, तो मोशन के अंदर आते ही दो फेनोमेनन हमें मिले। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही सही, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलना चालू हो गया। ठीक, अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि ये जो मोशन थी, ये थी यूनिफॉर्म। कौन सी थी? यूनिफॉर्म मोशन। बोले तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले तो एक्सेलरेशन जीरो। चार्ज ए, पहली बात करंट तभी फ्लो होती है जब चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन पर्टिकुलर कर दी और उसकी स्पीड कांस्टेंट कर दी, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। समझ में आता है? तो स्टीडी करंट, मोशन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब स्टीडी करंट। तो स्टीडी करंट पे आपको पता है कि स्टीडी करंट पर या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है हमें। लेकिन जैसे ही हमने चार्ज को एक्सेलरेट करवा दिया, एक्सेलरेटिंग चार्ज, इसका मतलब क्या? स्पीड में चेंज हो रहा होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? स्पीड या वेलोसिटी में कंटिन्यूएशन में चेंज आना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड में चेंज आएगा तो करंट के अंदर चेंज आ रहा है, करंट वेरी कर रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो उससे क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो कंटिन्यूएशन में अगर करंट वेरी करते रहे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से जो इंड्यूस हुआ वो खुद वेरी कर जाएगा, उसके वेरी करने से खुद इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर जाएगा। तो दो चीजें मिल गई क्या? तो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वो दोनों तरह के ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस, magnetic field oscillations, both type of oscillation generates and both are the source of each other. ये वेरी करेगा तो ये बन जाएगा, ये वेरी करेगा तो ये बन जाएगा, दोनों चल रहे हैं, और दोनों किसके थ्रू मिल रहे हैं? एक्सेलरेटिंग चार्जेस के थ्रू। तो जब चार्ज एक्सेलरेशन में आ जाए, चार्ज का एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या होता है? ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? स्पीड वाले कांस्टेंट कर दो, डायरेक्शन चेंज होते ही क्या वेलोसिटी चेंज हो गई? वेलोसिटी चेंज होते ही क्या एक्सेलरेशन आ गया? तो ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग चार्जेस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्जेस। सो ऑसिलेटिंग, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज का ये जो बेसिक एग्जांपल है, ये कौन सा है? ऑसिलेटिंग चार्जेस प्रोड्यूसेस बोथ टाइप ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेयर द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर perpendicular to each other and they generate the, ये ऐसा होना ही एक नई वेव का जनरेशन देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो हम बोलें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर y डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इधर z डायरेक्शन में, तो एक नई वेव बनेगी जो किस डायरेक्शन में चलेगी? x डायरेक्शन के अंदर चलेगी। ठीक, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस किधर की तरफ? मतलब प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव किधर? एक्स डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया? कल हम इसका नेक्स्ट क्लास में डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, कितनों को अच्छे से समझ में आ गया?